अगर आपको पीछे झुकने पे कमर में दर्द होता है या फिर पैरों में ताकत कम लग रही है, अगर आप थोड़ी देर चलते हो तो आपके कमर में दर्द होता है, पैरों में जलन, झंझनाहट और थकान महसूस होता है, तो ये शियाटिका नहीं, ये लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस के लक्षण हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 60 दिन के अंदर लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस का दर्द कम कर सकते हो। कई बार पेशेंट गलती कर बैठते हैं, वो लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस को शियाटिका समझ बैठते हैं और एक्सरसाइजेज एंड ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण उनका दर्द कम नहीं होता। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस होता क्या है, उसके कारण क्या है, कितना समय लगता है लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस को ठीक होने में, डाइट क्या करना है, एक्सरसाइजेस क्या करना है जिससे आपका दर्द कम रहे, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं और कैसे आप 60 दिन के अंदर एक पेन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि स्टिनोसिस होता क्या है। देखिए, लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस का सरल मतलब है स्पेसेस जहां से नर्व ट्रैवल कर रही है या फिर स्पाइन से एग्जिट कर रही है, इन स्पेसेस का साइज कम हो जाना। और ये स्पेसेस जहां से नर्व ट्रैवल या फिर एग्जिट कर रही है, अगर वो नैरो हो जाए तो इसे ही हम लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस कहते हैं। जब भी लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस के कारण नसों के ऊपर कंप्रेशन आता है तो लोकल इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण कमर से लेके पैरों तक दर्द जाता है। कई पेशेंट्स को पैरों में ताकत कम लगनी स्टार्ट हो जाती है, टिंगलिंग, नमनेस, सुनपन, ये सब जैसे भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। मेजरली स्टेनोसिस के दो मेन साइट होते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल कैनाल, जिसे हम वर्टिब्रल कैनाल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है न्यूरल फोरामेन। जैसे मैंने बताया आपको कि स्टेनोसिस दो साइट्स पर होते हैं। सबसे पहला साइट है आपका वर्टिब्रल कैनाल या फिर सेंट्रल कैनाल, जहां से आपके नसों का बंडल पास होता है। और दूसरी जो साइट है उसे हम कहते हैं न्यूरल फोरामेन, जहां से नर्व एग्जिट करती है, विच मीन्स कि आपके स्पाइन से बाहर आती है। और ये अगर कैनाल छोटा हो जाए तो भी नसों के ऊपर कंप्रेशन आना स्टार्ट होता है। लंबार स्पाइनल स्टिनोसिस टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला है सेंट्रल कैनाल स्टिनोसिस, दूसरा है लैटरल रिसेस स्टिनोसिस, थर्ड है फोरामिनल स्टिनोसिस और फोर्थ है एक्स्ट्रा फोरामिनल स्टिनोसिस। जब भी सेंट्रल कैनाल या फिर वर्टिब्रल कैनाल इस तरीके से अगर छोटा हो जाए या फिर नैरो हो जाए और वो भी सेंटर पार्ट पे ही नैरोइंग हो, तो उसे सेंट्रल कैनाल स्टिनोसिस कहा जाता है। और अगर नैरोइंग साइड से हो तो उसे लैटरल रिसेस स्टिनोसिस कहा जाता है। सेंट्रल कैनाल में ये सेंट्रल पार्ट पे नैरोइंग होती है और लैटरल रिसेस स्टिनोसिस पे साइड पे नैरोइंग होती है। और अगर नर्व जहां से एग्जिट कर रही है, जिस कैनाल को हम न्यूरल फोरामेन कहते हैं, और अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शंस हो, तब उसे फोरामिनल स्टेनोसिस बोला जाता है। कई बार नर्व एग्जिट हो जाने के बाद में जो यहाँ की स्पेसेस है वो नैरो हो जाती है, जिसे हम एक्स्ट्रा फोरामिनल स्टेनोसिस कहते हैं। अब जानते हैं किन कारणों की वजह से लंबार स्पाइनल स्टेनोसिस होता है। डिजेनरेटिव चेंजेस जैसे डिस्क की हाइट कम हो जाना या फिर फैसेट जॉइंट्स पर अर्थराइटिस हो जाना, लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी हो जाना, और ये इन्फ्लामेटरी चेंजेस के कारण जो नए बोन फॉर्म होते हैं जिसे हम बोन स्पर्स बोलते हैं, वो भी न्यूरल कैनाल की जो ओपनिंग है उसको नैरो करते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जैसे स्पाइन का आगे या पीछे शिफ्ट हो जाना, स्कोलियोसिस मतलब एक तरफ स्पाइन झुक जाना, और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जैसे स्पॉन्डाइलोटिस, स्पॉन्डाइलोसिस, इन सारी चेंजेस के वजह से न्यूरल कैनाल या फिर नर्व के पैसेजेस छोटे हो जाते हैं। और रेयर कंडीशंस जैसे ट्यूमर, सिस्ट और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स, उसके कारण भी जहां से नर्व जारी है उनके पैसेज छोटे हो सकते हैं। और इन्हीं पैसेज के छोटे होने के कारण नसों के ऊपर दबाव गिरता है और दर्द, जलन, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग जैसी सेंसेशन पेशेंट कमर से लेकर पैरों तक फील करता है। जिन भी पेशेंट को स्टीनोसिस की समस्या होती है, ज्यादातर पेशेंट जब चलते हैं या फिर खड़े रहते हैं
तो उन्हें ज़्यादा पेन होता है और पैरों में भी दर्द या फिर झंझनाहट, सूनपन ज़्यादा होती है, क्योंकि खड़े रहने पे नर्व का कैनल जो होता है वो छोटा हो जाता है और सिम्टम प्रोड्यूस करता है। पर पेशेंट जब बैठते हैं या फिर फॉरवर्ड बेंड करते हैं, तब उनके सिम्टम्स शांत हो जाते हैं, क्योंकि नर्व का कैनल फॉरवर्ड बेंडिंग या फिर बैठने पे इंक्रीज हो जाता है और रिलीफ प्रोवाइड करता है। जो पेन पैटर्न आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सभी पेन पैटर्न स्टीनोसिस के ही है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइए। कई सारे पेशेंट पूछते हैं कि स्टीनोसिस कब रिकवर होगा और कब तक इस दर्द से राहत मिल पाएगी। देखिए, पेशेंट का रिकवरी टाइम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से विटामिन, मिनरल, डाइट, एक्सरसाइज, प्रिकॉशंस और बाकी की सब चीजों का ख्याल रख रहा है और हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करता है, तो रिकवरी फास्ट हो सकती है। अगर माइल्ड स्टेनोसिस है, मतलब कमर से लेके पैरों में बस दर्द जाता है, तो आपको 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं ठीक होने में। अगर मॉडरेट स्टेनोसिस है, मतलब दर्द के साथ सूनपन, जलन, टिंगलिंग सेंसेशन है, तो हो सकता है 3 से 4 महीने लगे। और अगर आपको सालों से परेशानी है और आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो हो सकता है आपको 6 महीने से ज्यादा लगे। स्टीनोसिस कभी भी 100% रिजॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल नैरोइंग है, विच मीन्स कि अर्थराइटिक चेंजेस या लिगामेंट का बढ़ जाना, इसके कारण जो नैरोइंग हो रही है वो रिवर्स नहीं होने वाली। पर जो नर्व के ऊपर डैमेजेस है, जिसके कारण दर्द आ रहा है, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, वो 100% हम रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट, विटामिन, एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। आपके स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए डाइट प्लान भी एक काफी ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि जो लिब्रिकेशन स्पाइन को मिलने वाला है, जो इन्फ्लामेशन स्पाइन में कम करनी है, वो डाइट से ही होगी, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं ले सकते। आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे फूड्स दिख रहे हैं जो कि आपको लेने नहीं है। इन फूड से आपके स्पाइन के अंदर इंफ्लेमेशन बढ़ेगी, नर्व इरिटेट होगी। आपको ऐसे फूड्स कंज्यूम करना है जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, विटामिन, मिनरल भरपूर हो। इसी तरीके के फूड्स आपको कंज्यूम करने हैं। जो डाइट चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर फिक्स डाइट चार्ट है जो आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 4 to 12 वीक्स इस डाइट चार्ट को फॉलो करें, ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिले। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस का सीक्वेंस। देखिए, जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको एक्सरसाइजेस करनी है। हम सबसे पहले करेंगे वार्म अप, उसके बाद में करेंगे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद में नर्व को मोबिलाइज करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और उसके बाद में हम करेंगे आखिरी में स्ट्रेचिंग। और आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। कोई भी एक स्टेप अगर आप स्किप करोगे, तो हो सकता है कि हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट ना मिले। इसलिए ये एक्सरसाइजेस इसी सीक्वेंस में फॉलो करनी है। सबसे पहले आते हैं वार्म अप पे। वार्म अप करना काफी जरूरी है, क्योंकि मसल्स में प्रॉपर तरीके से वार्मनेस आनी चाहिए। दूसरी बात, जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन होना चाहिए। अगर जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, मसल वार्म नहीं है, एक्सरसाइजेस के लिए तैयार नहीं है, तो एक्सरसाइजेस आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा वार्म अप पहले कर लेना है। वार्म अप में सबसे पहली जो एक्सरसाइज करनी है वो है हिप बटरफ्लाई। आपको इस तरीके से पैरों की मूवमेंट्स करनी है, और जितना हो सके उतना बाहर की ओर और अंदर की ओर लेकर आना है, जिससे आपके हिप्स है वो ओपन अप होंगे। सेकंड एक्सरसाइज है हिप इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। आपको पैरों में थोड़ा सा गैप इस तरीके से रखना है, एंड फिर पैरों की मूवमेंट कुछ इस तरीके से लेकर जानी है, जिससे आपके हिप के सराउंडिंग मसल्स थोड़े से ओपन अप होंगे एंड आप प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट कर पाओगे अपने हिप जॉइंट को। थर्ड एक्सरसाइज है वार्म अप की ट्रंक रोटेशन। आपके हाथ आपके नेक के पीछे रहेंगे और आपको स्मूथली पैरों को लेफ्ट साइड, राइट साइड लेकर जाना है। ये एकदम कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। इसको झटके मारकर नहीं करनी है, ये एक्सरसाइजेस बहुत स्मूथली करना है एक्सरसाइजेस को, ताकि आपकी लो बैक ओपन अप हो सके। फोर्थ वार्म अप एक्सरसाइज है नी प्रेस।
आपको कोई भी छोटा सा पिलो या फिर टॉवेल रोल करके नी के नीचे रख देना है और उसको नीचे की ओर प्रेस करना है और ये स्क्वीजेस फास्ट होने चाहिए। 1 2 3 ऐसे ही फास्ट स्क्वीजेस करने हैं आपको। फिफ्थ वार्म अप एक्सरसाइज है एंकल टू मूवमेंट। इसमें आप पंजों को नीचे की ओर लेकर जाओगे और ऊपर की ओर लेके आओगे, पर ये बहुत फास्ट मोशन में होना चाहिए क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पैरों के अंदर बढ़ेगा। वार्म अप की टोटल 5 एक्सरसाइजेस है और हर एक्सरसाइज आपको 15 टाइम्स रिपीट करनी है। अब सेकंड एक्सरसाइजेस जो है वो है मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। इससे आपके स्पाइन का मूवमेंट प्रॉपर होगा और हमारी स्पाइन में एक प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी ताकि हम आगे की एक्सरसाइज अच्छे से कर पाए। मोबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल नी टू चेस्ट, जिसमें आप अपने नीज को इस तरीके से बेंड करोगे, हैंड्स को अपोजिट चेस्ट के तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करोगे। 1 सेकंड होल्ड करने के बाद में इसको फिर से रिलैक्स करोगे एंड अगेन फिर से रिपीट करोगे सेम। और इसमें स्ट्रेच जो है आप अपनी अपोजिट चेस्ट की तरफ कर रहे हो। सेकंड मोबिलिटी एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। अब इसमें आप इस तरीके से पोजीशन पे रहोगे, इसे क्रॉलिंग पोजीशन बोलते हैं एंड धीरे से आप नीचे की ओर बैठोगे एंड फिर से ऊपर आओगे। जब भी आप नीचे जाओगे तो 1 सेकंड के लिए प्रॉपर तरीके से होल्ड कीजिए, स्ट्रेच को फील कीजिए एंड फिर ऊपर आइए। गुड। थर्ड मोबिलिटी एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। आपके नीज जो है बेंड रहेंगे इस तरीके से, आपको प्रॉपर तरीके से पोजीशन ले लेनी है। अब ट्राई करना है कि आपके पेट को आप अंदर दबा रहे हो और आपकी इस पेल्विक बोन को थोड़ा सा ऊपर लेकर आ रहे हो एंड अगेन आप पेल्विक बोन ड्रॉप कर रहे हो और पेट को हल्का छोड़ रहे हो। कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना है हमें। पेट को अंदर दबाते हुए पेल्विक बोन को ऊपर लेकर आना है, फिर पेट को छोड़ देना है एंड अगेन फिर से इस तरीके से रिपीटेशंस करने हैं। जैसे आप बेल्ट लगाते समय पेट को अंदर डालते हो या फिर साड़ी पहनते समय पेट को अंदर डालते हो, बस उसी तरीके से करना है, बट ट्राई करना है कि पेल्विक बोन भी हमारा थोड़ा सा रोटेट हो। मोबिलिटी की टोटल 3 एक्सरसाइजेस है जो आपको 15 टाइम्स रिपीट करनी है। अब आते हैं थर्ड फेज ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम नर्व मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इन एक्सरसाइज से आपके नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी बढ़ती है और जो नर्व के अंदर टेंशन होता है वो प्रॉपर तरीके से डाउन होने लगता है। फर्स्ट है शियाटिक नर्व फ्लोसिंग। इसमें आपकी पोजीशन इस तरीके से रहेगी एंड आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका पेन भी बढ़ सकता है अगर आप गलत तरीके से करोगे तो। जब पेन ऊपर जाएगा तो नेक बिल्कुल स्टेबल रहेगी एंड जब ये लेग नीचे जाएगा तब आपकी गर्दन ऊपर उठनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो नर्व में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, बट अगर आप नेक का मूवमेंट गलत कर रहे हो तो होगा कि आपका पेन भी बढ़ सकता है। इसलिए इसी वे में आपको प्रॉपर तरीके से नर्व को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाना है एंड नीचे लेके आते वक्त नेक को ऊपर कर देना है। जो हमने फर्स्ट फ्लोसिंग की वो शियाटिक नर्व के लिए थी। शियाटिक नर्व के लिए आप अपनी एड़ी जो है वो एकदम इसी तरीके से सीधी रखोगे और जो अभी हम लोग सिखाएंगे टिबियल नर्व, उसके लिए आपको एड़ी आपकी थोड़ी सी इस तरफ घुमा लेनी है और टोस को इस तरफ पॉइंटवर्ड करना है और सेम जैसे शियाटिका में हम लोगों ने मूवमेंट की थी उसको रिपीट करना है। याद रखिए टोस को पॉइंट करना काफी जरूरी है। अब जो फ्लोसिंग करेंगे वो करेंगे पिरोनियल नर्व के लिए। आपको स्ट्रेट ऊपर उठाना है, हमको ये जो फुट है कुछ इस तरफ मोड़ना है और फिर इसको ऊपर लेकर जाना है एंड फिर से नीचे डाउन होते हुए इसको न्यूट्रल कर देना है और आप इस तरीके से आपके पेरोनियल नर्व की फ्लोसिंग कर सकते हो। याद रहे एडी जो है वो इस तरफ घूमनी चाहिए हमारी।
ये जो मोशन हो रही है फ्लोसिंग के वक्त, आप जब नी और अपनी एड़ी को स्ट्रेट रखेंगे तो ये शियाटिक नर्व के लिए है। जब आप इस एड़ी को इस तरफ मोड़ेंगे और अंगूठे को खींचेंगे तो ये टीबियल नर्व के लिए है। और जब एड़ी इस तरफ मोड़ेंगे और अगेन फ्लोसिंग करेंगे तो ये पेरोनियल नर्व के लिए है। ये तीनों ही एक्सरसाइज करना जरूरी है क्योंकि शियाटिका का पेन आगे पीछे साइड पर स्प्रेड हो सकता है। नर्व मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस तीनों की तीनों पैटर्न में करना जरूरी है। इसके आप स्टार्टिंग में 12 रिपीटेशंस कर सकते हो ऑफ ईच एक्सरसाइज, और धीरे धीरे करके इसको 15 रिपीटेशंस 20 रिपीटेशंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो एज पर योर नीड। अब करते हैं स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस जिससे आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है डेड बग। आपको आपकी नीज जो है वो 90 डिग्रीज पे रखना है। ध्यान रखिए आपकी नीज इस तरीके से नहीं हो, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट हो, उनमें गैप हो प्रॉपर तरीके से। एंड धीरे धीरे आपको वन बाय वन पैरों को नीचे लेकर जाना है, ऊपर लेकर आना है। देन अपोजिट लेग का भी इसी तरीके से मूवमेंट करना है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको पिछली एक्सरसाइज करते करते अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप एक प्रॉपर तरीके से हैंड मूवमेंट भी कर सकते हो, पेन उतना ज्यादा नहीं है, तो दोनों नीज को प्रॉपर तरीके से इस तरीके से पोजीशन पर लेकर आना है, हैंड्स को स्ट्रेट रखना है। बट अब जो है हैंड मूवमेंट भी आएगी इसके साथ में। सो एक नी नीचे जाएगा तो दूसरा हाथ भी जो है अपोजिट साइड का वो नीचे जाएगा एंड फिर से वो अप आएगा। देन अगेन फिर से अपोजिट नी एंड अपोजिट हैंड नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। इसको प्रॉपर तरीके से मास्टर करना होगा, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा पहले पैरों के साथ में स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे हैंड मूवमेंट इस एक्सरसाइज में लेकर आओ। सेकंड एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की ग्लूट ब्रिजेस। इससे हमारे ग्लूट्स एंड हिप के मसल्स स्ट्रांग होंगे। प्रॉपर तरीके से इस पोजीशन पे आना है और धीरे धीरे करके कमर को ऊपर उठाना है। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा जोर लगाकर एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें एक्सरसाइजेस सेफेस्ट वे में ही करनी है, एक पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन पे ही करनी है। तो एकदम लाइटली कमर को ऊपर उठाना है एंड फिर धीरे से नीचे लेकर जाना है। थर्ड एक्सरसाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिए, इसे हम कैमशेल्स बोलते हैं। आपका प्रॉपर तरीके से हैंड पोजीशन इस तरीके से रहेगा, नेक के लिए सपोर्ट रहेगा और आपको इस तरीके से बेंड करके रखने हैं पैर। जब पोजीशन प्रॉपर हो जाए तब आप अपने पैर को इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और दूसरे हाथ से आपके मसल्स का मूवमेंट फील करेंगे और इसी तरीके से रिपीटेशंस करके आप इस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करोगे। फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की है कर्ल अप्स। इसमें इस तरीके से आपको हाथ रखने हैं, पैर मुड़े हुए होने चाहिए और आप धीरे से नेक को लिफ्ट करते हुए ऊपर की ओर लिफ्ट करोगे और आपके जो स्टमक के मसल्स है इसे आप फील करोगे टाइट होते हुए एंड आप फिर धीरे से नीचे जाओगे। अगेन फिर से सेम इस तरीके से रिपीटेशंस आप परफॉर्म करोगे ताकि ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर पाओ। अब इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आना है, कई सारे पेशेंट्स इस तरीके से ऊपर आने का ट्राई करेंगे, इस तरीके की गलती नहीं करनी है। हमें कंट्रोल्ड मैनर में बस नेक को ऊपर करना है, थोड़ा सा बेंड होना है एंड फिर से नीचे जाना है और इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के 4 एक्सरसाइजेस है। इन 4 एक्सरसाइजेस को आपको 10 टू 12 टाइम्स रिपीट करना है और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आप इसको 20 प्लस रिपीटेशन से भी ज्यादा कर सकते हो। अब आखिरी में आते हैं स्ट्रेचिंग पे। स्ट्रेचिंग करने से आपके थोड़े मसल रिलैक्स रहेंगे, आप बेटर फील करेंगे एंड आपके वर्क को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे और जो स्ट्रेस फील हो रहा है बॉडी में वो थोड़ा सा हल्का लगने लगेगा। फर्स्ट स्ट्रेच हमारा लो बैक का स्ट्रेच है। इसमें आपका फुट इस तरफ लॉक्ड रहेगा, आप अपने अपोजिट हैंड से आपके नीज को
थोड़ा सा पुश करते हुए स्ट्रेच करोगे अपनी लो बैक को। ये स्ट्रेच बहुत जेंटली परफॉर्म करना है, जोर जबरदस्ती से कोई भी स्ट्रेच हमें परफॉर्म नहीं करना है। और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आपके मसल्स अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप और ज्यादा थोड़ा सा पुश कर सकते हो स्ट्रेचिंग के लिए। सेकंड स्ट्रेच है काफ स्ट्रेच। इसमें आपको आपके घर में जो भी टॉवेल अवेलेबल है या फिर कोई चादर अवेलेबल है, उसको आपके फुट से इस तरीके से अलाइन करना है और हाथों से थोड़ा जोर लगाकर अपने फुट को ऊपर की ओर खींचना है, जिससे काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा और धीरे धीरे मसल्स थोड़े से रिलैक्स होंगे। थर्ड स्ट्रेच है साइड स्ट्रेच। अब इसमें पिलो जो है बिल्कुल आपके इस वाले रीजन पे आपको रखना है और धीरे से सो जाना है। ध्यान रखिएगा कि उठते समय हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। आप धीरे धीरे ही इस पोजीशंस के ऊपर आओगे, विच मीन्स कि पहले पिलो लगा देना है, धीरे धीरे से फिर झुकना है। इससे होगा ये कि जिस साइड की नर्व आपकी दर्द कर रही है वहां पे थोड़ा सा जो स्पाइन है वो ओपन अप होगा और नसों के ऊपर थोड़ा टेंशन कम करेगा। अब इस पोजीशन से उठते समय गलती मत कीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से हैंड का फोर्स लगाकर उठना है और धीरे धीरे से इस तरीके से बैठ जाना है। ज्यादातर लोग उठने में गलती करते हैं और अपना पेन बढ़ा लेते हैं, इसलिए हाथ से ताकत लगाकर ही उठिए, कमर से बिल्कुल जोर लगाकर उठना नहीं है। फोर्थ एक्सरसाइज है डबल नी टू चेस्ट। इसको आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर नहीं करना है एंड धीरे धीरे से परफॉर्म करना है। दोनों ही नीज को आपको क्लोज करके अपनी हैंड से इस तरीके से पकड़ लेना है और स्ट्रेच करने के लिए अपने चेस्ट की तरफ खींचना है। एकदम स्मूथली और प्रिसाइज मैनर में ही ये स्ट्रेच को परफॉर्म करना है आपको। स्ट्रेचिंग में टोटल 4 एक्सरसाइजेस है, जिसे आपको 3 टाइम्स रिपीट करना है और हर रिपीटेशन पे आपको इस स्ट्रेच को 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। विच मीन्स अगर आप लो बैक, काफ स्ट्रेच या फिर डबल नी टू चेस्ट या फिर साइड स्ट्रेच कर रहे हो तो आप हर साइड पे 30 सेकंड के लिए होल्ड करोगे एंड 3 टाइम्स रिपीट करोगे। अब आते हैं स्पाइन को डीकंप्रेस करने पर। आपके घर में जो भी अवेलेबल पिलो है उनको ऐसे इस तरीके से लगाना है। ध्यान में रखना है कि आपके नी रिलैक्स हो, आपका हिप 90 डिग्री पर हो और आपके स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आ रहा हो। इस तरीके से आपको मूवमेंट अचीव करनी है और इस पोजीशन को आपको प्रॉपर तरीके से 4 से 5 मिनट आपको रखनी है। इसके साथ साथ आपके हाथ रहेंगे पेट के ऊपर, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है एंड प्रॉपर तरीके से 5 से 4 मिनट तक इस ब्रीथिंग को कंट्रोल्ड मैनर में करना है, जिससे डिस्क के ऊपर जो लोड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रिकॉशन रखना काफी जरूरी चीज है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन नहीं रखोगे तो डे टू डे लाइफ में पेन एग्रावेट होता रहेगा और कभी सबसाइड नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हो तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। बैकवर्ड बेंडिंग को आप अवॉइड करो, अग्रेसिव ट्विस्टिंग मूवमेंट आप अवॉइड कीजिए। अगर सीटिंग एंड स्टैंडिंग आप 30 मिनट से ज्यादा करते हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर थोड़ा सा वॉक कीजिए। आपको बस डाइट एंड एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है और विटामिन एंड मिनरल्स को सप्लीमेंटेशन करना है। देखिए, स्टीनोसिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेस डाइट का ख्याल रखते हुए ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले 60 दिन के अंदर आप डाइट एंड एक्सरसाइजेस फॉलो करके आपकी पेन से भी राहत पा लोगे। और आपकी जो भी स्टोरी है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे पेशेंट का मनोबल बढ़े।